हेलो बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक नहीं होगा। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एमीटर बच गया। आइए हम वो लेके आए हैं। हेडिंग लगाइए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इससे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उसमें कुछ टॉर्क उत्पन्न होता था। उसी टॉर्क के आधार पर यह भी वर्क करता है। इसमें मैंने ये भी बोला था कि रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, सर्कुलर भी ले सकते हो, जैसा कॉइल लेना हो। इसमें हम कॉइल सर्कुलर टाइप का, ये एक मैग्नेट लेते हैं हम। देखिए, ये मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये मैग्नेट हो गया। नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब इसमें एक कॉइल को हम रखते हैं, ये कॉइल, ठीक है, ये कॉइल हो गया। इसमें एक प्लेट है और ये कांटा लगा होता है। ये रीडिंग है 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ये नीडल है। इसके कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेट के कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। जब इस कॉइल में को कुंडली दो टर्मिनल T1 और T2 से जोड़ा जाता है, T1 और T2 से जोड़ दिया मैंने, तब होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसको जोड़ा जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को, तो उसमें क्या होता है? टॉर्क उत्पन्न होता है। फोर्स नहीं होता। नेट फोर्स कितना होता है? 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, लेकिन उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। इस टॉर्क के कारण ये फ्लक्चुएट करता है और रीडिंग करके हमको बताता है ये नीडल की करंट कितना दे रहा है। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत थोड़े करंट का मेजरमेंट करता है, बहुत थोड़ा करंट का मेजरमेंट करता है। तो आइए हम देखते हैं ए गैल्वेनोमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर, सॉरी वैसे मत दो, ए मूविंग कॉइल galvanometer is a device that measured the
लीस्ट करंट। लीस्ट करंट, लीस्ट करंट का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा, ठीक है। लीस्ट करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक युक्ति है जो परिपथ में अल्प धारा का मापन करता है, ठीक है। तो यह जो मापन करता है, तो कैसे मापन करता है? कैसे? इसमें जो टॉर्क उत्पन्न होता है, जब टॉर्क हो, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ऐसे स्प्रिंग लगी हुई होती है। जब ये मूव करेगा तो स्प्रिंग टाइट हो जाता है। चलिए इस बात में, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो इस पर जो टॉर्क लगता है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द स्प्रिंग, वह जो टॉर्क कितना होगा, वह टॉर्क आपने पढ़ा है पहले हम आइए देखते हैं इसके प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल, ठीक है। इसके प्रिंसिपल को देखते हैं हम कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, जब ए करेंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेट है जिसके कारण रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसमें रखा जाता है, तो वह किस चीज़ का एक्सपीरियंस टॉर्क, वह टॉर्क का अनुभव करता है, जिसके कारण इसके नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन विक्षेपण होता है, और हम रीडिंग कर पाते हैं। इसी चीज़ को मैंने लिखा है, ये करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट, जिस टॉर्क के कारण वह घूमने लगता है, एंड प्रोड्यूस्ड एंगुलर डिफ्लेक्शन, और यह एंगुलर डिफ्लेक्शन, ऐसे एंगुलर डिफ्लेक्शन, कोणीय विक्षेपण देता है। तो यह टॉर्क कितना होता है बच्चों? टॉर्क, यह टॉर्क जो होता है, टॉर्क जिसको टॉ से इंडिकेट करते हैं, टॉर्क कितना होता है पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उसको जाकर देखें, तब समझ में आएगा कि टॉर्क कितना होता है। तो टॉर्क कितना होता है? NIAB साइन थीटा, ठीक है। यह टॉर्क थीटा पर निर्भर नहीं करता है, थीटा हमेशा कोशिश, चूंकि ये देखिए, ये मान लीजिए कि कॉइल है, कोई भी कॉइल, चलिए ये कॉइल है। कॉइल क्या है? उस कॉइल पर एरिया वेक्टर जो होता है, ये हमेशा 90 डिग्री, चाहे या ऐसे घूमे, यहाँ रहे, यहाँ ऐसे घूमे, या कॉइल ऐसे घूमे, किसी तरह घूमे, यह क्या होगा? किसी तरह घूमेगा, मूव करेगा, लेकिन एरिया वेक्टर कितना होगा? 90 परपेंडिकुलर। तो n क्या है? n इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न, फेरा, कितना फेरा लपेटा गया है, वह है। I क्या है? करंट। A क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है। यह क्या है? एरिया वेक्टर किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब आ जाइए, बी क्या है? मैग्नेटिक डी, ठीक है। थीटा, अब इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब
थीटा जो है, थीटा यहाँ पे क्या होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मत दो, एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, एरिया एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक डी, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा। हमने अभी बताया कि कॉइल एक है, ये कॉइल का एरिया है, एरिया पर एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, जहाँ भी होगा यह 90 डिग्री होगा। तो इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन 90 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ये तो टॉर्क पिछले वीडियो में भी हमने निकाला था। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि टॉर्क डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा बिकॉज magnetic field is radial, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल ही है, रेडियल है। यह ऐसे नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लें, है ना, रेडियल ही है, इसलिए टॉर्क थीटा पर निर्भर नहीं करता है। आप यहाँ तक इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए। मिटा दें, बोलिए फटाफट, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। देखिए, जब यह रोटेट करता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें रोटेट करता है तो इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग होती है। जब जितना यह रोटेट करेगा स्प्रिंग उतना ही टाइट होता है। इसके डिफ्लेक्शन के कारण इसका स्प्रिंग क्या होता है, टाइट हो जाता है। और जब स्प्रिंग टाइट होगा तो ये इलास्टिसिटी चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसमें भी एक रीस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। किसमें, स्प्रिंग में, जो कि जैसे ही इसमें करंट डाले या डिफ्लेक्ट किया, स्प्रिंग यहाँ टाइट हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क उसमें उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ही जैसे ही इसको हम हटाए, करंट से हटाए, देना बंद किए, या फिर अपने जगह पे वापस आ जाता है। स्प्रिंग आपने इलास्टिक को खींचा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही यह पुनः वापस चला आता है। तो जब फ्लैक्चुएट ये करता है, डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका स्प्रिंग टाइट हो जाता है, जिसके कारण इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस क्रिएट हो जाता है और यह वापस चला जाता है। तो देखिए, ए टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल। टॉर्क क्या करता है, कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन लाता है। थ्रो ऑन एंगल थीटा, मान लीजिए कि पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पे चला आया, ये थीटा एंगल से मूव किया। जितना थीटा एंगल से मूव करेगा तो इस स्प्रिंग में यह जो स्प्रिंग है इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप क्रिएट हो जाएगा। किसमें, इस कॉइल में। क्यों,
ड्यू टू एलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग, इस एलास्टिसिटी के प्रत्यस्तता के कारण। तो यह टॉर्क जो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, जिस टॉर्क के कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, एंगल के यह बराबर हो जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे यह टॉर्क, बोलिए। यह टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ठीक है। यह टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अल्फा के। अल्फा एंगल से, जितना एंगल से मुड़ेगा उतना ही इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न होगा, इसलिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू किसके, यानी जितना मुड़ेगा उतना ही उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। वह जो होगा रीस्टोरिंग, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, टॉर्क इज इक्वल टू के अल्फा। हेयर के क्या है, के बोलिए, के इज द constant of spring is the torsion, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये तो हो गया। अब यह दोनों बराबर हो गया, तो यह टॉर्क पहले से कितना है, यह टॉर्क क्या है, बोलिए बोलिए। यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कौन, रीस्टोरिंग टॉर्क। यह प्रत्यानयन बल आघूर्ण हुआ, ठीक है। बात को समझे या नहीं, जितना इसमें डिफ्लेक्शन होगा उतना ही स्प्रिंग टाइट होगा, जिस एंगल से यह मुड़ेगा उतना ही ये स्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न होगा। जैसे ही करंट से हटा वह अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, किसके कारण, रीस्टोरिंग टॉर्क के ही कारण। तो ये दोनों समानुपाती है, बराबर। तो ये टॉर्क कितना है, टॉर्क आपने अभी पढ़ा है NIBA, इससे पहले हमने बताया था NIBA इज इक्वल टू के अल्फा होगा। अब I इज इक्वल टू क्या होगा, के अल्फा अपॉन NBA। करंट हमको निकालना है कि कितना इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए I किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमको ये बताइए। ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न वो भी नहीं बदलेगा। B मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट हमने रखा है वो भी नहीं बदलेगा। एरिया, क्या कॉइल का एरिया जो मैंने पहले से बना रखा है वह चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, वो भी, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये अल्फा क्या है, जिस एंगल पर यह मुड़ रहा है, जितना करंट देंगे इतना ही यह मुड़ेगा, उतना ही बताएगा करंट। तो यह I किसके प्रोपोर्शनल हुआ, किसके प्रोपोर्शनल, अल्फा के। I इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो I इज इक्वल टू G और क्या होगा, अल्फा होगा या नहीं, G अल्फा। व्हाट इज G, G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, करंट कितना हुआ, ये आपका करंट निकल गया, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ये अल्फा है, जितना एंगल पर मुड़ेगा। तो ये था बच्चों मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। मैं देखता हूँ कि वीडियो लंबी नहीं होगी तो थोड़ा देर और चलेगा।
वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए मिटा दें। आइए, ये गैल्वेनोमीटर के बाद हम देखते हैं एमीटर। एक छोटा सा टॉपिक है ये, एकदम बहुत छोटा ही, ये लास्ट टॉपिक है। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना हमने उचित नहीं समझा, इसीलिए इसी में जोड़ दे रहे हैं। थोड़ी सी लंबी होगी और क्या होगी, धैर्य रख के पढ़ो, धीरे धीरे सीखोगे। धैर्य रखो। देखिए, एमीटर है क्या चीज? एमीटर भी एक डिवाइस है विच मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वह लिस्ट करंट को, अल्प धारा का मेजरमेंट करता है और यह उस अधिक धारा का मेजरमेंट करता है। तो एमीटर इज a device that measured electric current। यह है क्या? it is developed form of galvanometer। यह गैल्वेनोमीटर का ही डेवलप रूप है। इसको गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में बदला जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है अभी हम बताएंगे। देखिए हिंदी वाले भैया, बाबू देखो इधर, एमीटर एक यंत्र है जो विद्युत धारा का मापन करता है ना? विद्युत धारा का मापन करता है। यह गैल्वेनोमीटर का विकसित रूप है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखिए, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है? तो देखिए कैसे बदला जाता है। मान लिया कि ये गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। इसके बीच में इस सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है, इसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है, एस से इंडिकेट किया जाता है, जिसे शंट कहा जाता है। अगर आपसे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज शंट, द शंट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट टू एमीटर। एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसे शंट कहा जाता है। तो इसमें जो ये करंट है, ये करंट जा रहा है, ये ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, मान लो ये पॉइंट बी हुआ, ये करंट इसमें गया और इसमें गया और यहाँ से वापस आ गया। तक ये जब आई करंट जा रहा है तो कुछ करंट, बहुत छोटा करंट जिसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, उसमें से 1 रुपया कोई निकाल ले या उसमें डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया, यह गया IG करंट, ठीक है,
आई जी करंट, यहाँ से करंट आया कितना आई, इधर चला गया आई जी, तो इसमें क्या बचा करंट हमको ये बताइए। आई तो आया, उसमें से चला गया गैल्वेनोमीटर में कौन, आई जी, तो शेष क्या बच गया शंट में, आई माइनस आई जी। आई गया 1000 रुपये, 100 वोल्ट इधर से गया 100, 99 इधर चला गया, इधर कितना गया 1, ठीक है, यही ना दो भागों में डिवाइड हो गया, इधर और इधर चला गया, ठीक है। तो चेंज कैसे करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगाकर, व्हाट इज शंट, शंट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, एक अल्प रेजिस्टेंस है ना। तो द गैल्वेनोमीटर GS, ठीक है, convert into an emitter by connect a small resistance called, इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड शंट। इसको क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है, हिंदी में इसको शंट। अच्छा, हिंदी वाले को भी लिख देंगे, कॉल्ड शंट इन पैरेलल ऑर्डर, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगाकर, शंट स्मॉल रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, इन पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर में रेजिस्टेंस को लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर में अल्प प्रतिरोध जिसे क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है, समांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाया जाता है। समझ गए, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल ऑर्डर में एक शंट लगा दिए। शंट क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस है, लगाकर हम इसको एमीटर बनाते हैं। अब यहाँ से करंट एक बार फिर से ध्यान दो, करंट आई गया इसमें, आई जी मैंने इसलिए दिया कि गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, आई जी करंट गैल्वेनोमीटर में, तो इस शंट में कितना जाएगा, आई में से आई जी घट जाएगा। देखो ध्यान से, 1 मिनट, चलो भैया थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने चाय पीने के लिए, तुम लोग भी चाय पियो तब तक। आइए देखते हैं, फिर पी लिए चाय आप लोग भी, आइए देखिए। अब बताइए कि G एंड S क्या है, बोलिए। रेजिस्टेंस किसमें, इन पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है ना। तो इसका पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बोलिए, सेम होगा। जब आपने रेजिस्टेंस चैप्टर में प्रतिरोध में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। जब रेजिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वहाँ पोटेंशियल हर जगह समान होता है, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि V G इज इक्वल टू V S। पोटेंशियल
ऑफ G इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ S। यहाँ भी V उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। बट वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है कि नहीं। तो VG इसके लिए करंट कितना होगा, करंट कितना आ रहा है, IG आ रहा है या नहीं, और ये कितना होगा, रजिस्टेंस G होगा कि नहीं, यानी कि IG और G, V बराबर IR, रजिस्टेंस यहाँ G है, इज इक्वल टू VS के लिए क्या होगा, करंट कितना, I माइनस IG, ये V बराबर IR, तो I कितना, I माइनस IG, और R की जगह क्या होगा, रजिस्टेंस या कितना है, शंट S। तो S की वैल्यू अगर निकालना हो हमको तो हम कैसे निकालेंगे, बोलिए, IG अपॉन I माइनस IG हो गया। शंट की वैल्यू कितना शंट है वो तो निकल गया या नहीं निकला, निकल गया। या इसको ऐसे भी हम लिखते हैं कि S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG और G। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कॉमन आउट कर लिया हम यहाँ, कोई दिक्कत, बोलिए, नहीं ना। अब इसी से हम करंट कितना जा रहा है ये भी निकाल सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लिए, रब कर दें, मिटा दें। आइए देखते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। एमीटर का प्रभावी। बादल एजुकेशन फिजिक्स और मैथ के ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन क्लास की एक बेहतरीन संस्था बादल एजुकेशन। प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध ये पैरेलल क्रम में जुटा है। आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस चैप्टर में ये पढ़ा था कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पढ़ा था रेजिस्टेंस। तो 1/, इक्विवेलेंट पढ़ा होगा, तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, दो रेजिस्टेंस है इसमें, कौन कौन बोलिए, 1/G प्लस 1/S, एक रेजिस्टेंस ये है। इसको 1/ इफेक्टिव करें, इसका एलसीएम कितना होगा, G और S, G प्लस S, क्रॉस मल्टी, ठीक है। अब इसको अगर हम पलट देते हैं सीधे तो R इफेक्टिव बटा 1, नीचे दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी ऊपर और ये नीचे, GS अपॉन G प्लस S, इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब बताइए, इफ G इज वेरी 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 ग्रेटर देन S,
क्योंकि ये स्मॉल रेजिस्टेंस है जो नेग्लेक्टेबल है उसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू जी एस अपॉन, सॉरी ये नहीं, ये नेग्लेक्टेबल है, नेगलेक्टेड हो जाएगा, नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा जी, कट गया। तो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू एस। कोई दिक्कत है ना, एनी प्रॉब्लम? आपने देख लिया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? तब इसको लास्ट में हम नोट लिख सकते हैं कि एमीटर इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस एमीटर कम प्रतिरोध की का यंत्र है। ठीक है, एमीटर कम प्रतिरोध का यंत्र है। तो ये था बच्चों गैल्वेनोमीटर और ये एमीटर। इसको नोट कीजिए वीडियो को और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे। ये चैप्टर आज समाप्त हो गया और जब मैंने पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया और फ्री में कर दिया तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।